मुझे लगता है 25 सालों में एक चीज जो है जो बहुत इग्नोर हुई है वो है अर्बन प्लानिंग, या फिर जो नए जो ऑलरेडी हमारे कस्बे थे उनको शहर में कैसे कन्वर्ट करा जाए सारी सुविधाओं के साथ। ये एक बहुत बड़ा लेक्चर है, ये पॉलिसी लेवल में मैं तो उसको फेलियर मानता हूँ। वो रोचक बात ये है कि सोशल पैरामीटर्स पे जितना बढ़िया परफॉर्म इन 9 जिलों ने किया है उतना ही खराब परफॉर्म इन वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से मजबूत जिलों ने किया है। उत्पादकता तो बड़ी है वहाँ पे, लेकिन पलायन उस रूप में नहीं हो रहा कि लोग वहाँ, मैंने बताया कि वहाँ काम कर रहे हैं लेकिन परिवार वहाँ नहीं है। लेकिन अब वो कैसे होगा? वो इसीलिए होगा कि जब हमको अपने मतलब गवर्नेंस के सेटअप को पहाड़ की तरफ मूव करना होगा। लेकिन पलायन का मुद्दा के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है स्थायी राजधानी, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। अभी डबल इंजन की सरकार है, इससे ज्यादा मुफीद टाइम नहीं होगा। एक और चिंताजनक बात जो है पवन जी, वो चिंताजनक बात ये है कि अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, औसत इनकम उत्तराखंड की बहुत ही लुब्रिकेटिव है, अट्रैक्टिव है, लेकिन उस औसत इनकम में जो हरिद्वार और हल्द्वानी का जो वो बहुत ही चिंताजनक पाएगी। तब आप पाएंगे कि आप बिहार के लेवल पे खड़े हुए हैं। 25 वर्ष का उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड, संभावनाशील उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से इस मौके पर बड़ा मैसेज दिया है। अगले 25 सालों का रोड मैप भी सामने रखा है और उत्तराखंड की बीते 25 सालों की उपलब्धियां क्या रही हैं उस पर लगातार प्रदेश में चर्चा हो रही है। आज मेरे साथ कुछ विद्वान हैं, वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक हैं, लेखक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चेहरे अब आपको दिखाई दे रहे हैं वो लगातार इन गुजरे 25 सालों में उत्तराखंड को देखते रहे हैं, उत्तराखंड के बदलते हुए स्वरूप को देखते रहे हैं, अपनी कलम के जरिए, अपने विचारों के जरिए अपना योगदान भी देते रहे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। योगेश कुमार सिंह जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के बहुत सारे मीडिया हाउसेज में काम किया है। मेरे साथ संजीव कंडवाल है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हिंदुस्तान से लेकर बहुत सारे अखबारों में काम किया। सुशील उपाध्याय मेरे साथ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन में उनका बराबर दखल है। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। बहुत एक अनौपचारिक वे में भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि योगेश जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। 25 सालों की उस उत्तराखंड की यात्रा को अगर आप संक्षेप में समेटना चाहें तो आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? देखो, 25 सालों में जहां तक बात है प्रगति की, वो तो हुई है, लेकिन कुछ एक जो बुनियादी सवाल है वो अभी वहीं के वहीं है। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो हमारी स्थायी राजधानी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पलायन हो। 25 साल हो गए, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इन चारों में से किसी का भी निकला नहीं है। कितनी गवर्नमेंट से, बीजेपी की रही है गवर्नमेंट, कांग्रेस की रही है गवर्नमेंट, अभी भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन मुझे लगता है इन चारों विषयों पे और गहन अध्ययन भी करना चाहिए और इनके सोल्यूशंस निकालने चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ द डे को। मेरा ये मानना है। बाकी प्रगति बहुत हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, ब्रिजेस, सड़कें, लेकिन हम नौकरियां नहीं दे पा रहे, पलायन हम नहीं रोक पा रहे। अभी भी जितने भी हॉस्पिटल की हालत है पहाड़ों में वो ऐसी अच्छी नहीं है। सभी को यहाँ रेफर सेंटर ही बना रखा है। चाहे हमने बहुत मेडिकल कॉलेजेस बना दिए हैं, कहने को बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेजेस कुछ सर्व नहीं कर रहे हैं। वहां से सारे एम्बुलेंसेज जो हैं देहरादून में ही घूम रही है। तो मेरा मानना है 25 साल में काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे उत्तराखंड के, काफी अच्छी चीजें भी हुई हैं। लेकिन ये जो 4-5 बुनियादी जो वो हैं पॉइंट्स हैं, फ्लैश पॉइंट्स जो हैं, इसका अभी कोई निदान होता मुझे नहीं दिख रहा है। ना अभी जब तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी से इन चीजों को अप्रोच नहीं करा जाएगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई जल्दी सोल्यूशन निकलेगा, और ये सोल्यूशन निकालना चाहिए सरकार को। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर उपाध्याय जी से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उपाध्याय जी, आप माइक ले लीजिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? जैसे योगेश जी ने कुछ चीजों को देखा है, कुछ चीजें अच्छी भी हुई, कुछ कमी भी नजर आई। अगर आपसे पहली प्रतिक्रिया के तौर पर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आप 9 नवंबर सन 2000 को आप देहरादून में बीज जर्नलिस्ट यहाँ पे ट्रांसफर होकर के आए थे, तो आपसे बेहतर इस 2.5 दशक की यात्रा को कौन देखेगा? तो 9 नवंबर सन 2000 को आप यहाँ आए थे, राज्य बना था, तो ये जो राजपुर रोड एरिया, ये जो सचिवालय के आसपास, ये कैसा लग रहा था? इसको और वहां से उस मिरर को आज देखेंगे तो कैसे दिखाई दे रहा है? देखिए, बदलाव बहुत कुछ है, और जहाँ तुलना की बात है तो उस दिन राजपुर रोड या पूरा देहरादून उस दृष्टि से बहुत एक्टिव नहीं लग रहा था कि नया राज्य बनने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा जश्न का माहौल है, लोगों के घर में दिए जले हुए हैं, पूरा शहर सजा हुआ है, ऐसा तो नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, थोड़ा एक्टिव जरूर था शहर।
और लोग ज्यादा कुछ सड़कों पे थे, लेकिन अगर शहर के बदलाव की दृष्टि से देखें तो आज तो शहर में हर तरफ जाम ही जाम है। आप घर से निकले तो आपको पता नहीं आप कितनी देर में मंजिल पे पहुंचेंगे। उस वक्त शहर थोड़ा शांत था। योगेश जी ने जो बात कही, वास्तव में बहुत सारे बदलाव आए, देखने की दोनों दृष्टियां हैं। अगर संख्यात्मक रूप से देखें, आज तब 1500 इंटर कॉलेज थे, आज 4500 इंटर कॉलेज हैं। तब 8 यूनिवर्सिटी थी, आज 36 यूनिवर्सिटी हैं। आप किसी भी पैरामीटर को ले लीजिए, तब कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या आधा दर्जन के निकट पहुंचने जा रही है। जो सड़कों का जाल बिछा, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हुई, शिक्षा की सुविधाएं विकसित हुई, लेकिन दो चीजों पे मैं जरूर सहमत हूं कि एक तो पलायन उस रूप में नहीं रुक पाया और रोजगार अपेक्षा के अनुरूप पैदा नहीं हो पाए। लेकिन रोजगार में भी दो दृष्टि देखने की। उत्तराखंड में करीब करीब 3 लाख लोग सरकार के पेरोल पे हैं, स्थायी हैं, टेम्पररी हैं, एडहोक हैं, वो अलग मसला है। अगर तुलना करें हम यूपी से, हिमाचल से, तो पाएंगे कि उत्तराखंड में करीब 1.5 गुना लोगों को, तुलनात्मक रूप से 1.5 गुना लोगों को अधिक नौकरी उत्तराखंड में मिली है। और अगर इनकम की बात कर लें, हमारा बजट देखिए कितना बड़ा है, पर कैपिटा इनकम देखिए कितनी बड़ी है। नेशनल लेवल से लगभग सारे पैरामीटर्स में हम ऊपर हैं। और हम आज संभवतः उत्तर भारत में अकेला ऐसा राज्य होंगे जो कम्पीट कर रहे हैं दक्षिण भारतीय राज्यों को। तो ये तो एक पॉजिटिव साइड है। ग्रे जो शेड्स हैं, हम पलायन की बात करते हैं। पलायन एक सतत प्रक्रिया है, नहीं रुक सकता। आप ये सोचें कि आप कुछ खास लोगों को वहीं एक पर्टिकुलर इलाके में रोक के बैठा दें और बाकी लोग देहरादून में आ जाएं, वो मॉल भी जाएं, वो पिक्चर भी देखें, वो पार्क भी घूमें, वो बाजार भी जाएं, और आप ये कहें कि भाई धन्याड़ी का व्यक्ति धन्याड़ी में रह जाए, वो वहां से बाहर ना निकले, ये संभव नहीं है। हाँ, ये हो सकता था कि वो जो पलायन सीधे माणा से चल के वो ऋषिकेश या देहरादून में आके अटक रहा है, अगर हम उस तरह से शहरों का विकास कर पाते कि वो गोपेश्वर में अटकता या वो उत्तरकाशी की तरफ जाता या वो श्रीनगर में अटकता, वहां जरूर चूक रही है। पलायन आगे भी कोई ऐसा समाधान नहीं है कि आप रोक देंगे। और ये जो चिंताजनक बात हुई है वो ये हुआ कि हमने ये नहीं सोचा कि राजधानी हमारी गैरसैंण तो बने ही बने, लेकिन अगर समानांतर रूप से दूसरी राजधानी भी बनानी थी तो हम न्यू देहरादून बसाते। उस मामले में हम फेल हुए। संजीव खंडवाल जी, आपने कई प्रदेश के बाहर भी बहुत सारे मीडिया संस्थानों में काम किया है। आपका भी पूरा 2-2.5 दशक का लंबा अपना तजुर्बा है। 4000 करोड़ के बजट से ये राज्य आगे बढ़ता है। 1 लाख करोड़ के पार आज हम बैठे। इसको देखा हमने बात की कि भारत के दक्षिणी राज्यों को समृद्धि सूचकांक में बाकी हिस्सों से ऊपर माना जाता है। अगर हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, बहुत मामलों में हमने अपने जो पड़ोसी हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी पछाड़ा है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आप इस 25 साल के सफरों के नजरिए से देखते हैं? पवन जी, मुझे लगता है कि इस अंतर को अगर हमको देखना है तो केस स्टडी के तौर पर मैं आपको एक गांव की यात्रा कराऊंगा। मैं आपको ले जा रहा हूँ पौड़ी गढ़वाल में, यमुनानगर ब्लॉक में खेड़ा मुल्ला गाँव। मैं 9 नवंबर 2000 की बात कर रहा हूँ, कुछ आंकड़े उस गाँव पर रखता हूँ। उस दिन उस गांव में करीब 150 से ज्यादा की आबादी रहती थी। उस दिन तक उस गांव में पानी नहीं था। पानी करीब 2 किलोमीटर के नीचे से चढ़ाई से 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई से पानी लेके आते थे। गांव के नजदीक सड़क थी, लेकिन गांव के अंदर सड़क नहीं थी। गांव में अस्पताल नहीं था। ये उस दिन की कहानी है। बिजली तब थी, लेकिन बहुत नियमित नहीं थी। आती थी तो एक फ्यूज अगर एक ट्रांसफार्मर को उड़ गया तो 3 से 4 दिन लगते थे। ये सब उस समय की स्थितियां थी, लेकिन 150 की आबादी थी। आज के दिन पे हम 9 नवंबर 2025 को मैं उस गांव में आपको अब ले के चलता हूँ। उस गांव में सड़क गांव के अंदर पहुंच चुकी है। गांव के अंदर की सड़क पे हर वक्त लोगों के घरों में, मतलब उस गांव में 7-8 स्कूटर हैं, 2-3 कारें भी खड़ी रहती हैं। गांव में अस्पताल खुल चुका है, आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुका है। बिजली की अब जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पानी बहुत बढ़िया आता है, पंपिंग से बहुत बढ़िया पानी आ रहा है। उस दौर में गांव के पास सरकार की तरफ से कोई आजीविका को सपोर्ट करने के लिए कोई उस तरह की स्कीम्स नहीं थी, लेकिन अब लोगों की आजीविका को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम है। उस गांव के अब आज के दौर पर जितने परिवार हैं, मैं समझता हूं कि हर किसी को किसी न किसी रूप में सरकार से मदद मिलती है। हर दूसरे तीसरे साल कोई न कोई योजना का लाभ मिलता है, चाहे आवास के रूप में हो, बकरी बाड़े के रूप में हो, मुर्गी पालन के रूप में हो, गाय पालन के रूप में। तो सरकार लोगों की आजीविका में लगातार सपोर्ट करती है। लेकिन उस गांव में आज की डेट पर आबादी जो है कुल मिलाकर घट के 45-50 आ गई। तरक्की की है, भौतिक विकास के आंकड़े हमारे पक्ष में है, उस गांव के पक्ष में है, लेकिन उस गांव में आबादी कम हुई। तो ये मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड की कहानी की तरक्की भरपूर हुई है। आर्थिक आंकड़े हमारे पक्ष में है, भौतिक आंकड़े हमारे पक्ष में है, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है शायद वो कहीं मिसिंग हो रहा है।
लेकिन संजीव जो कहते हैं कि जब सड़क जब आप बनाते हैं, जब एक गांव में सड़क जाती है, जब गांव का व्यक्ति सड़क के जरिए अपने स्कूटर पे चढ़ के, कार पे बैठ करके तो जब शहर में जाएगा तो नेचुरली वो देखता है कि मेरे गांव में अच्छा ये अस्पताल है, ये स्कूल है, लेकिन ये पड़ोस के 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर ये शहर आगे कस्बा, यहाँ पे बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ा अच्छा अस्पताल है, यहाँ के लोग थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, तो क्यों ना मैं वहां आ जाऊं। तो मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि पलायन पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारा कंसर्न तब ज्यादा बढ़ जाता है। हम एक सीमांत राज्य भी है, हमारी सीमाएं दो देशों के साथ लगती है, उस नजरिए से हमारा कंसर्न पलायन को लेकर के होता है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है ना कि शायद वो कहीं बात तो हुई है कि देखिए राज्य का जब गठन हुआ तो इसके केंद्र में तो पहाड़ी है ना, पहाड़ी का, इस बात को तो हम सब लोग स्वीकार करते हैं, आज भी स्वीकार करते हैं, पहाड़ था। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं वो बात शायद मिसिंग होती गई। पहाड़ मतलब पहाड़ के नाम पर सब कुछ हुआ, राज्य बना, पहाड़ के नाम पर विकास भी हुआ, तमाम पैसा भी आया, लेकिन शायद वो पहाड़ एजेंडे से हटता गया, वरना लोग वहां से ना आते ना। अगर हमने उसी दिन पहाड़ की तरफ रुख कर लिया होता राजधानी के रूप में, यार अपने माइंडसेट में उस एक शासन व्यवस्था ने उसको लिया होता, शुरुआती 8-10 साल तक लिया होता, तो शायद वो जो पलायन जो हमारे दिमाग में अब एक साइकी के तौर पे जो शामिल हो चुकी है, शायद उस रूप में नहीं होता। हिमाचल में तो समय रहते मतलब उनके फिर पहाड़ में ही राजधानी पहले से थी, वो ये साइकी वहां शामिल नहीं हो पाई, हमारे यहाँ वो साइकी डेवलप हो गई। और राज्य बनने के बाद पलायन अपने प्रदेश से बाहर कम हुआ है, ऐसे आंकड़े भी कह रहे हैं, और हम अपने आसपास देखते नहीं, मतलब गाँव से सरोकार रहते हैं, तो अपने राज्य से बाहर कम हुआ है पलायन, लेकिन गाँव से पलायन ज्यादा हुआ है। लोग देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहरों में आ गए हैं, और ये जो काम हुआ है ना, ये गाँव तो खाली, पहाड़ी जिले तो खाली, शहरों पे अत्याचार हुआ, इन शहरों पे अत्याचार हुआ है, वो चाहे देहरादून हो, एक बहुत शानदार शहर था, वो चाहे हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, या किसी भी मतलब इन शहरों में बड़ा अत्याचार। योगेश को दो तरफा वार पड़ी है। योगेश आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? मैं एक चीज जो मेरे को अभी संजीव की बात सुनकर एकदम मेरे को पॉइंट आया माइंड में भी, कि मुझे लगता है 25 सालों में एक चीज जो है जो बहुत इग्नोर हुई है, वो है अर्बन प्लानिंग, या फिर जो नए जो ऑलरेडी हमारे कस्बे थे उनको शहर में कैसे कन्वर्ट करा जाए सारी सुविधाओं के साथ। ये एक बहुत बड़ा लेक्चर है, ये पॉलिसी लेवल में मैं तो उसको फेलियर मानता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि 25 साल में हम श्रीनगर को एक बहुत बड़ा शहर नहीं बना पाए, या हम पौड़ी को नहीं डेवलप कर पाए, या हम और ऊपर धरासू से और ऊपर चले जाएं, हम क्यों नहीं कर पाए? ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप हो पाया? क्यों नहीं सरकारी ऑफिसेस वहां सेटअप करे गए? ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फेलियर है कि हमने नए सिटीज प्लान नहीं करे पिछले 25 सालों में। अगर करे होते तो जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है कि सेम सिटीज में आप माइग्रेट करते हैं, वो फिनोमेना तो रहता। अब तो ये हो रहा है कि सीधा हम लोग द्वाराहाट से सीधा गाड़ी हल्द्वानी रुक रही है, हल्द्वानी के बाद फिर कभी नहीं जा रहे, सिर्फ पूजा में जा रहे हो, जागर में जा रहे हो या शादी में जा रहे हो, कोई पहाड़ जाने को तैयार ही नहीं है। देखिए जो संजीव ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, देखिए प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ता है कि ये वो राज्य है जो 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के पार चला गया, एक मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज पर पहुंच गया, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हमारी जो बिजली उत्पादन की क्षमता थी वो 4 गुना बढ़ गई है, सड़कें हमारी 2 गुनी से ज्यादा हो गई गुजरे 25 सालों में। लेकिन उसके बाद संजीव ने जो पॉइंट कहा कि पहाड़ी राज्य था, पहाड़ के नाम पे स्वाभाविक है, तो सच है ना, उत्तर प्रदेश हम अलग इसी आधार पे हुए थे, भाई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ की विषम परिस्थितियां हैं जो रेस्ट ऑफ द यूपी से मैच नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ के डेवलपमेंट एजेंडे को नए तरीके, नई स्क्रिप्ट को लिखा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम एडवोकेज्म पे, हमने कहा कि हम कुछ समय के लिए राजधानी देहरादून में रख लेते हैं, हम नैनीताल में फिलहाल हाईकोर्ट बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, हम ये जो एडहोक बेसिस पर आज हम उस दोराहे पर चौराहे पर खड़े हैं कि हमारे हाउस में, विधानसभा में 25 साल की उपलब्धियों पर और आने वाले 25 साल की योजना पर हमें विमर्श करना था, वो हम अचानक एकाएक देखते हैं कि हमारे विधायक पहाड़ प्लेन करने लगे। तो क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी चूक हमने की है कि पहाड़ी राज्य को, पर्वतीय राज्य को, पर्वत पहाड़ हम कहते रहे अपनी जुबान से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट सारा मैदान में ले आए, आज मैदान भी करा रहे हैं और पहाड़ तो वीरान है ही। देखिए मेरा मानना है कि हम उत्तराखंड को और पीछे चले जाएं। जब यूपी में था तो पर्वतीय विकास परिषद के पूरा एक वर्टिकल था यूपी गवर्नमेंट में, जिसको डायरेक्ट पैसा आता था, और वो डायरेक्ट सारा पैसा नीति आयोग से या जो भी इंस्टीट्यूशंस थे पहाड़ में लगता था। मेरा ये मानना है कि तब भी कोई अच्छी प्लानिंग नहीं हुई, तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हुई थी। और अगर मैं आज आर्काइव्स पढ़ रहा था कि जब
जब राज्य बना तो एक अखबार में लिखा था कि 2 मंत्री सादे कपड़े में शपथ लेने प्रोग्राम पे थे, क्योंकि उनके मन के उनका वो नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि कितना एडॉकिज्म रहा होगा उस दिन। इतना एडॉकिज्म जब उनको शपथ लेने में था, तो आज आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो एडॉकिज्म पॉलिसी मेकिंग में भी रहा, वो एडॉकिज्म एग्जीक्यूशन में भी रहा। और आज 25 साल हम देखते कि कोई नया शहर नहीं बनाया हमने। हम हमेशा नए पर्यटन के स्पॉट्स की बात करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग हमारे शहर थे उनको तो आप अच्छा बनाते, उनको तो आप वहाँ अभी भी कोई अर्बन प्लानिंग कुछ नहीं है। देहरादून में जितना जाम है, हमने सड़कें अच्छी बना दी, इसका मतलब नहीं है कि वो अर्बन प्लानिंग का काम सारा हमारा खत्म हो गया। हमने नए शहर क्यों नहीं बनाया? हमने हरिद्वार को इतना वर्टिकली डेवलप क्यों नहीं करा? रुड़की को क्यों नहीं करा वर्टिकली डेवलप, जहां कई सारी पॉपुलेशन अकोमोडेट हो सकती थी? हमने पूरा जो गढ़वाल है वो सारा लैंसडाउन नहीं जा रहा है, वो सारा का सारा देहरादून नहीं आ गया। पूरा कुमाऊं जो है वो पूरा का पूरा हल्द्वानी बस गया। तो हमने तो 2 हॉटस्पॉट बना दिए ना पॉपुलेशन के। अब आपने जिस चीज को हिंट आउट करा जो विधानसभा में रही, पहाड़ प्लेन्स का जो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है आने वाले टाइम में और एग्रीवेट होगा, बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाला। पहाड़ से जितना लोग नीचे आ गया, इसकी मार हमारे को इतनी पड़ने वाली है। जब भी डिलिमिटेशन होगा वो हमारे मानक नहीं बदलेंगे। हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं, जितनी भी पार्लियामेंट सीट्स हैं, उनको बराबर करने के लिए पॉपुलेशन क्राइटेरिया रहेगा। तो पता चला 5 से हम और कम हो गए, तो डिलिमिटेशन का भूत जिस दिन जिन बाहर आएगा उस दिन हमें पता चलेगा ये पलायन जो हुआ है ऊपर से नीचे, इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, जो योगेश जी ने बात उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक नया झगड़ा खड़ा होगा कि भले ही पहाड़ से आबादी पलायन करके नीचे आ रही है, ये जो 2 हॉट स्पॉट बने हुए इनके साथ कुछ सब स्पॉट्स भी हैं, ऋषिकेश है, रुद्रपुर है, काशीनगर है, ये सब ना। अब जब डिलिमिटेशन की बात आएगी और यहाँ संख्या बढ़ेगी तो ये चोट एक तरह से उस पहाड़ की अवधारणा पर होगी जो जिस बात के लिए राज्य बना था। संजीव जी ने एक बात कही थी कि भाई लोग उतना खुश क्यों नहीं दिखते। सवाल ये है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी जब ये राज्य बना, तो उम्मीदें बहुत ही उफान पे थी। लोगों को लगता था कि ये चमत्कारिक रूप से बदलाव आएंगे, तो लोग उन सामान्य बदलावों से जो भले ही राष्ट्रीय औसत से या उत्तर प्रदेश से या बाकी पड़ोसी राज्यों से ऊंचे हैं, वो ऊंचे पायदान पर हैं, लेकिन लोगों को संतोष नहीं हो रहा है। अच्छा, तथ्य भी कुछ चिंताजनक बात बता रहे हैं। जब राज्य बना तो शायद 700 साढ़े 700 गांव ऐसे थे जो खाली थे, आज उन गांवों की संख्या बता रहे हैं कि 2100 पहुंच गई। तो क्या पहाड़ का राज्य बनने का परिणाम ये होना था कि खाली होने वाले गांव जहां कोई आबादी नहीं रही या कुछ गिने चुने लोग रह गए, उनकी संख्या 3 गुना बढ़ गई है? तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो जो जैसा आपने जो जिक्र किया पहाड़ मैदान वाला इशू, वो एक नए तरीके से उठेगा। विधानसभा के मौजूदा सत्र में भी हमने देखा कि भाई पहली बार मैदान से ये आवाज उठ रही है कि भाई जो पहाड़ तो पलायन से करा रहा है और मैदान जो ऊपर से प्लान करके आए हैं वो उनसे करा रहा है, तो संतुष्ट कौन हुआ? योगेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या 25 साल पहले हमारे दिमाग में ये था कि हम आज 25 साल में उत्तराखंड की आबादी लगभग 1.5 गुना हुई, देहरादून की आबादी लगभग 3 गुना होने जा रही है, हरिद्वार की आबादी लगभग 3 गुना होने जा रही है, ऋषिकेश की आबादी लगभग 3 गुना होने जा रही है। यही स्थिति हल्द्वानी की है। यानी कुल आबादी जो बढ़ी है वो आबादी ऊपर घटी और यहाँ बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव आया? बहुत कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं है। तो क्या हमने तब सोचा गया होगा कि हम न्यू रायपुर की तरफ कुछ बसा दें, हम अमरावती की तरफ कुछ बसा दें, या हम थोड़ा पीछे जाएं तो हम चंडीगढ़ की तरफ कुछ बसा सकें? अब हम बीच बीच में घोषणा करते हैं कि ये बड़े बड़े जो गांव हमारे पास हैं 10-10, 12-12 हजार की आबादी के, इन गाँवों को हम टाउनशिप के रूप में डेवलप करेंगे। लेकिन 25 साल में तो वो नहीं है। और नगरीकरण हुआ है, क्योंकि जब उत्तराखंड बना था तो नगरीकरण जो नगरीय आबादी थी 25% से भी कम थी। आज उत्तराखंड की नगरीय आबादी 45% के आसपास पहुंचने वाली है। आंकड़ों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स। और एक और चिंताजनक बात जो है पवन जी, वो चिंताजनक बात ये है कि अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे, औसत इनकम उत्तराखंड की बहुत ही लुब्रिकेटिव है, अट्रैक्टिव है, लेकिन उस औसत इनकम में जो हरिद्वार और हल्द्वानी का जो निकाल दें तो फिर वो बहुत ही चिंताजनक पाएगी। तब आप पाएंगे कि आप बिहार के लेवल पे खड़े हुए हैं। आप इस वाली तराई को, मैदान की पट्टी को देखेंगे तो ये सबसे ऊंचे पायदान पे खड़ी है। ओवरऑल हमारी आंकड़ा तो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन जो असल हमारे जो 9 पर्वतीय जिले हैं उनके जब प्रति व्यक्ति आय को देख लीजिए, चाहे उनके वहां पे जो स्टेट की जीडीपी को देख लीजिए उन जिलों के हिसाब से, तो वहां बड़ा हम लोग पिछड़ जाते हैं। वो बहुत असंतुलन है। वो बहुत असंतुलन है। लेकिन एक रोचक बात है, वो रोचक बात ये है कि सोशल पैरामीटर्स पे जितना बढ़िया परफॉर्म इन 9 जिलों ने किया है,
उतना ही खराब परफॉर्म इन वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत जिलों ने किया है। तो सोशल इंडिकेटर्स के मामले में जो पर्वतीय जिले हैं वो देश के सबसे विकसित जिलों के साथ खड़े हुए हैं, और जो नीचे के जिले हैं सोशल इंडिकेटर्स के मामले में वो देश के सबसे पिछड़े जिलों के साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं पैसा आया और कहीं अलग तरह की सोशल जागरूकता आई, तो संतुलन का अभाव है। संजीव जी, अब मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो प्रति व्यक्ति आय की बात कही है वो शायद हमको उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना चाहिए। जो हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं ना, तो मैदानी जिलों में निश्चित तौर पर प्रति व्यक्ति आय इसलिए ज्यादा है कि यहाँ उद्योग धंधे हैं। उद्योग धंधे से बड़ा पैसा आता है ना। पहाड़ में भूगोल की वजह से वहाँ उद्योग धंधे नहीं है, तो वहाँ उस रूप में वो पैसा मतलब ऐड नहीं होता है। तो अगर हम प्रति व्यक्ति एक्चुअल समृद्धि देखें तो पहाड़ के जिले आगे हैं। ये बताते हैं कि हमारे सोशल इंडिकेटर इसीलिए बेहतर है। हमारे सोशल इंडिकेटर्स पहाड़ में इसीलिए बेहतर है क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति जो मतलब समृद्धि है वो मैदान के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन वो टोटल वॉल्यूम इसलिए मैदान में ज्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ उद्योग धंधों का एक बड़ा पैसा जुड़ जाता है, तो वो सबके खाते में बढ़ जाता है। जिस विरोधाभास में मैं बात कर रहा था उसी की मैं ये कह रहा हूँ बहुत असंतुलन है विरोधाभास। लेकिन मैं इसको मतलब कह रहा हूँ और हम इसको व्यावहारिक तरीके से देखें तो शायद ये प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े होते हैं वो शायद वास्तविक कहानी नहीं कहते हैं। तो पहाड़ में आर्थिकी इतनी खराब नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। पहाड़ के गाँव को आज से 25 साल जब पहले मैं बात करता था तो हमारे पास हमारे गांव मतलब आर्थिक रूप से मतलब उत्पादन के कोई केंद्र नहीं थे। आज हमारे गांव में अच्छी खासी आत्म उत्पादन के केंद्र है, लेकिन एक दिक्कत ये हो गई है कि लोग वहां नहीं टिक रहे हैं। वहां लोग सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहां लोग कोई मतलब हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वहां कर रहे हैं लेकिन वहां उसका परिवार नहीं रहता है। संजीव जी, मेरा जो मैं अब आप ही से सवाल ले रहा हूँ, जो पिछले सत्र में जो आपने छोड़ी थी बात उसी को आगे बढ़ाते हैं। पहाड़ी राज्य बनना था हमें, इसीलिए हम यूपी से अलग हुए थे कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास यूपी के साथ उस तरह से नहीं हो पा रहा है। सवाल ये है कि हमने गैरसैंण में अपनी विधानसभा भी बना ली है, विधायक हॉस्टल भी हमने बना दिया है, तो जो दिखावे के लिए हमने सारे खांचे भर दिए हैं, लेकिन क्या पिछले 25 सालों की बात हो रही, आने वाले 25 सालों में क्या आपको लगता है क्या वास्तव में गैरसैंण हमारी राजधानी बनेगी? ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने बना के साल में 1 सत्र करा देना है, 2 सत्र करा देना, भर से बात नहीं बनने वाली है। ये अलग बात है कि कांग्रेस में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश राव 2017 से पहले कर नहीं पाए, लेकिन आजकल वो हर दिन यही कह रहे हैं। हालांकि उन्हीं की पार्टी के सीनियर विधायक तिलकराज बेड़ कह रहे हैं देहरादून को राजधानी बना दीजिए, बनानी ही होगी। तो ये विपक्ष के अंदर है, क्योंकि इस राजधानी के सवाल पर या पहाड़ के सवाल पर चाहे सत्ता पक्ष बीजेपी का आज का हो या पिछला सत्ता पक्ष कांग्रेस का रहा हो, कोई दूध के खुले हुए नहीं। विपक्ष में होते हैं तो अलग बात कहते हैं, सत्ता में आते हैं तो इनके राग अलग हो जाते हैं। अगले 25 सालों में जो योगेश ने शुरू में कहा था, जो मूल प्रश्न है पलायन, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं, और जो राजधानी जैसे बुनियादी सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि 2-2.5 दशक में हम हल कर पाएंगे जब हम समृद्ध उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड 2047 की बात करते हैं, 2050 की बात करते हैं? मुझे लगता है कि पलायन को रोकने के लिए तो काफी प्रयास हो रहे हैं, और कुछ पलायन के एक बेसिक कारण तो ये था नहीं कि पहाड़ के गांव में पहले आर्थिक रूप से कोई मतलब वहां कोई उत्पादकता, लेकिन इन 25 सालों में उत्पादकता बढ़ी है। हमने देखा है, मैं अपने गांवों के अपने क्षेत्र का तमाम जानता हूँ कि उत्पादकता तो बढ़ी है वहां पे, लेकिन पलायन उस रूप में नहीं हो रहा कि लोग वहां, मैंने बताया कि वहां काम कर रहे हैं लेकिन परिवार वहां नहीं है। लेकिन अब वो कैसे होगा? वो इसीलिए होगा कि जब हमको अपने मतलब गवर्नेंस के सेटअप को पहाड़ की तरफ मूव करना होगा। गवर्नेंस के सेटअप को जब पहाड़ की तरफ मूव करेंगे तभी हमारा माइंडसेट बनेगा ना। पहाड़ करेंगे, लग रहा है आपको 25 सालों में? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट मैं उम्मीद जरूर चाहूंगा। मैं एक आशावान व्यक्ति हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा यू टर्न आना ही पड़ेगा। अब हमारे पास कोई विस्तार की गुंजाइश ही नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, कहीं भी शहरी मैदानी क्षेत्रों में कहीं भी कोई गुंजाइश ही नहीं है, तिल भर रखने की कोई जगह नहीं है। वो दौर आएगा ही आएगा। प्रकृति अपने आप को रिवर्स करती है, तो जगह ही पहाड़ में बचेगी तो पहाड़ की तरफ जाना ही जाना होगा। पहले छोटा सा कमेंट आपसे, फिर लास्ट कमेंट आपसे आपसे लो। आप लास्ट में क्या समराइज कैसे करना चाहेंगे? पिछले बीते 25 साल, आने वाले 25 साल में क्या देख रहे हैं? कुछ पॉजिटिविटी क्या नजर आ रही है? क्या हमको करना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले पलायन का मुद्दा तो रहेगा, जैसे संजीव ने बोला, वो तो काम करना पड़ेगा। उसमें प्रोडक्टिविटी के पॉइंट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। लेकिन पलायन का मुद्दा के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है, स्थायी राजधानी, ये इसके लिए एक स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। अभी डबल इंजन की सरकार है, इससे ज्यादा मुफीद टाइम नहीं होगा कि हम स्थायी राजधानी के मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दें और वहां पे हम एक प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, सेक्रेटरीट डेवलप करें। अगर सेक्रेटरी नहीं कर सकते हैं तो गढ़वाल कमिश्नर तो वहीं बैठना चाहिए, सारी कमिश्नरी वहीं से चलनी चाहिए।
सारे हेल्थ का सेटअप वहां होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये काम है जो सरकार को, मतलब इसके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल विल चाहिए और एक हेफ्ट चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार को 25 सालों में ये काम तो पूरा कर ही देना चाहिए। रही बात पलायन की, रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य का मेरा मानना है कि सारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हम कन्वर्ट कर चुके हैं, वहां पे अगर हम बड़े हॉस्पिटल्स का भी निर्माण करें, सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस ना हो, तो जो गरीब आदमी पहाड़ का है वो इलाज कराने के लिए ही यहाँ आ रहा है। अच्छे स्कूल्स होंगे पहाड़ में तो वो आएगा नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप समराइज कंक्लूड करना चाहें, लास्ट कमेंट आपकी। हाँ, मैं दो तीन चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो अगले 25 साल में बहुत कुछ बदलेगा। रेल कनेक्टिविटी जैसे बेहतर होगी, और बाय द वे अगर ऐसा हो पाया कि जैसे यहाँ कर्णप्रयाग तक पहुंच रही है रेल और आगे ये गैरसैंण पहुंच गई, और गैरसैंण से इसने किसी तरह से अगर ये कुमाऊं तक कनेक्ट कर गई, और इस तरह से एक हाफ सर्कल अगर बन गया, तो ये बड़ा चमत्कारी बदलाव करेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम ये कर पाए कि हम पूरे पहाड़ में 8 से 10 जगह ऐसी चिन्हित कर लें जिनकी बियरिंग कैपेसिटी 1 लाख की आबादी की हो, और वहां व्यवस्थित रूप से शहर विकसित किए जाएं। हमने मान लिया गांव से पलायन है, लेकिन उस शहर से गांव उतनी दूर हो कि व्यक्ति सुबह शहर में आए और शाम को अपने गांव चला जाए, तो ये एक समाधान हो सकता है। गैरसैंण की जो बात है वो बड़ा ही इमोशनल इशू है। अगर गैरसैंण में सरकार एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बना दे अच्छी लेवल की, तो 8-10 हजार स्टूडेंट पहुंचेगा, उसके साथ कुछ परिवार पहुंचेंगे, एक मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश हो जाए, और आज जितने भी जो कम से कम कमिश्नरी लेवल के मुख्यालय हैं वो वहां चले जाएं, और उनके पास ये सुविधा ना हो कि वो देहरादून में कैंप ऑफिस बनाएं। अगर इस तरह की छोटी छोटी चीजें हम कर पाए तो गैरसैंण भी राजधानी के रूप में विकसित हो जाएगा, और संभवतः जो आज चेहरा दिख रहा है उत्तराखंड का, उससे बेहतर चेहरा होगा। और हम करें ना करें, जैसे संजीव जी ने एक बात कही कि परिस्थितियां और प्रकृति आपको बाध्य कर देती है। दिल्ली में जो प्रदूषण का लेवल है, दिल्ली की छोड़ दीजिए, मेरठ में जो प्रदूषण का लेवल है, और धीरे धीरे करके देहरादून उसी स्थिति में आ रहा है, लोग उधर की तरफ जाएंगे, और ये 25 साल के भीतर ये बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। जो हमसे बातचीत करने के लिए आप तमाम विद्वानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर के जो तीनों लोगों ने जो चीजें रखी हैं कि 25 सालों में कमियां रही होंगी, निसंदेह कमियां रही होंगी। कोई भी राज्य की विकास यात्रा 25 साल की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे अच्छे स्टेप्स उठाए। लेकिन अब हम एक तरह से उस चौराहे पर, उस दोराहे पर है जहां विधानसभा में पहाड़ प्लेन के मसले पर विधायकों में आपस में खुलकर के बहस भी हो रही है, तू मैं भी हो रही है। लेकिन यहीं से हम वो स्टेप भी उठा सकते हैं अगले 25 सालों के लिए, खासतौर पर पलायन के मसले पर। अरे जो एडोकिज्म है उसको खत्म किया जाना चाहिए, राजधानी के सवाल को हल किया जाना चाहिए, और ज्यादा लिंगरों नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ये सही योगेश ने कहा कि सवाल के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत सारे मुद्दे स्वतः सुलझते हुए चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस चर्चा में नहीं आ पाई, जो पॉलिटिकल माइग्रेशन है वो उत्तराखंड में रुकना चाहिए। जब पॉलिटिकल माइग्रेशन रुकेगा तो जनता भी रहेगी, खासतौर पर जब पॉलिटिशियंस पहाड़ पे अपने क्षेत्र में रहेंगे, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपनी जिम्मेदारी को पहले से कहीं बेहतर समझ पाएगी। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है 25 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, और अगले 25 सालों में हमें क्या करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।